नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सेंसेक्स हमें 2% ऊपर दिखाई दिया है, 50,000 के ऊपर निकल चुका है। निफ्टी के बारे में बात करें तो 1.86% की शानदार तेजी है। निफ्टी बैंक में तो शानदार तेजी 4% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली। उसके पीछे रीजन क्या है उसे भी समझेंगे। निफ्टी मिड कैप में 1% की तेजी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो 1100 से ज्यादा स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नजर आई है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 1% ऊपर था, नेचुरल गैस 1% नीचे दिखाई दिया है। गोल्ड हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आता है और सिल्वर में भी कुछ फ्लैट माहौल ही चलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट दिखाई दे रही थी वो गिरावट खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज हमें शानदार कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। शानदार तेजी दिखाई दी है। अब देख पाएंगे जो ओपनिंग देखने को मिली, गिरावट आई थी लेकिन वो सारी की सारी गिरावट कवर हो गई और जो डे हाई बना था उसी के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिली है। कल के दिन हमने आपको बताया था कि जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेवल टूटना बहुत ही जरूरी है। कल के दिन तो इसी लेवल से ये हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन आज निफ्टी ने अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज जो कि 14,850 का लेवल है और वो तोड़ दिया है, और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं 100 पॉइंट्स की तेजी हमें और भी ज्यादा देखने को मिली है। तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे कई पॉजिटिव न्यूज भी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई वापस स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आता है। 56.84 का आरएसआई का नंबर है। आज हम वन डे के कैंडल्स देखेंगे तो हमें पता चलता है जो हमें लो देखने को मिले 14,500 के लेवल, वो एनएससी में जो ग्लिच देखने को मिला था और वो जब ओपन हो गया उसके बाद एक गिरावट आई, लेकिन वापस हमें ये तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल मोमेंटम बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ वापस हमें लौटती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो भी डिप आती है उसमें हमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप PFP सुपर SIP का एक लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में बात करें तो भाई साहब सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही बनी हुई थी कि NSE में आज हमें टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला और उसके कारण ट्रेडिंग हमें हॉल्ट होती हुई नजर आई थी। तो सेबी ने एक रिपोर्ट मांगा है जो कि NSE आगे आने वाले 48 आवर्स में देने वाला है, सबमिट करने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, लेकिन भाई साहब एट लास्ट तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है और इसी के कारण हमें आज टेक्निकल ग्लिच के कारण ट्रेडिंग हॉल्ट होती हुई नजर आई थी। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की वो एम्बार्गो लिफ्टेड ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में तेजी का यही रीजन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में भी चर्चा कर ली है। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ PSU बैंक करते थे, जैसे कि SBI है, BOB है, कैनरा बैंक के अलग अलग बैंक्स हैं, वही सब करते थे। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिलने वाली है गवर्नमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है प्राइवेटाइजेशन, उसी में एक हमें नया स्टेप दिखाई देता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स PLI टू मोर सेक्टर्स, अनाउंसेस 15,000 करोड़ फॉर फार्मा, 7,350 करोड़ फॉर IT हार्डवेयर। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है, मार्केट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव बात है और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये PLI स्कीम के तहत अलग अलग कंपनीज को फायदा हुआ है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अच्छी बात है यहाँ पर। और फार्मा सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा रहा है, IT हार्डवेयर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट होता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमी की हालत सुधरती नजर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स इकोनॉमी को हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट है रिलायंस रिलेटेड न्यूज है। रिलायंस 6 बिड्स फॉर कोल गैस और CBM ब्लॉक्स इन मध्य प्रदेश एट मिनिमम $6। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरली रिलायंस का नाम सुनते हैं तो लोगों को सिर्फ जियो पता चलता है, रिलायंस रिटेल पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके कोर बिजनेस को ध्यान में रखने के बाद ही हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। इनका जो O2C का बिजनेस है उसे टोटली भूल जाना बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, उसे हमें ध्यान में रखने के बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो रिलायंस में भाई साहब ये बिजनेस भी है, यही हमें याद रखना है। नेक्स्ट है टाटा पावर रेजेस 9,000 करोड़ वाया NCDs। अच्छी बात है, हमें ये टाटा पावर फंड रेस करता हुआ नजर आता है, काम के लिए जरूरत पड़ती रहती है। एयरटेल एंटर्स एडवर्टाइजिंग बिजनेस लॉन्चेस एड टेक प्लेटफॉर्म। फिलहाल हमें एयरटेल बहुत ही न्यूज में दिखाई दे रहा है, एयरटेल जियो के आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए आप एयरटेल को होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे प्लेयर्स थे लेकिन अभी प्लेयर्स बहुत ही कम हो चुके हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बस ये 3-4 प्लेयर्स हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। हमने 400 के लेवल्स पर खरीद कर रखा है। पोजिशनल ट्रेडिंग वाले बेचने के बारे में सोच सकते हैं, वरना मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता है।
नेक्स्ट न्यूज है फ्लिपकार्ट सेट्स ईवी टारगेट फॉर न्यू डिकेड, टाइज अप विद हीरो महिंद्रा एंड अदर्स। ऑनलाइन डिलीवरीज अब इलेक्ट्रिक होने वाली है। कल अमेजॉन से रिलेटेड न्यूज आई थी कि अमेजॉन और महिंद्रा का टाई अप हुआ है। अब फ्लिपकार्ट का टाई अप हुआ है हीरो के साथ, हीरो मोटोकॉर्प, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें देश आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो अच्छे ऑफकोर्स इन कंपनीज को भी फायदा होगा। हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। कोल इंडिया शेयर प्राइस अब 4% एज बोर्ड टू कंसिडर सेकंड इंटरिम डिविडेंड। अब कोल इंडिया में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि डिविडेंड आएगा। कोल इंडिया में ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन तो कभी भी देखने को नहीं मिला, बाकी कैपिटल आपका इरोड ही हुआ है, लेकिन उसमें डिविडेंड काफी अच्छा रहता है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदना मेरे हिसाब से गलत रहेगा। अगर आप डिविडेंड के लिए, ये जो बोर्ड डिविडेंड डिक्लेयर करेगा उसके लिए स्टॉक आप खरीदेंगे तो मैं आपको अवॉइड करने की राय देने वाला हूं। जेट एयरवेज प्रपोज रेजोल्यूशन टू पे ऑफ 1,118 करोड़ इन 5 years, पब्लिक स्टेक टू फॉल टू 0.21%। जेट एयरवेज की बात करें या दूसरे कौन से भी एयरलाइंस के बारे में बात करें, एयरलाइन स्टॉक में मैं निवेश करना कम पसंद करता हूं। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो इंडिगो पर एक बार नजर बना के रख सकते हैं, उसके अलावा निवेश ना करें तो ही मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्की है। आईआईएफएल फाइनेंस रेजेस 100 करोड़ बाय एनसीडीज, अच्छी बात है। अलग अलग फाइनेंस कंपनी पैसे रेज करती हुई नजर आ रही है क्योंकि फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि पैसे इजीली रेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हेरम्बा इंडस्ट्रीज का आईपीओ। इसमें क्या न्यूज चल रही है? हेरम्बा इंडस्ट्रीज का आईपीओ इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी डिमांड इतनी दिखाई नहीं दे रही है। आज दूसरा दिन है और टोटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2.74% हुआ है। क्यूआईबी इसका कोटा बस 1.01 टाइम्स फिल हुआ है। एनआईएस ने तो पूरा सब्सक्रिप्शन भी नहीं किया। आरआईआई यानी कि रिटेल इन्वेस्टर हमें ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने उत्साहित भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मानना है आईपीओ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा क्योंकि लिस्टिंग गेंस मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।